This year, India has overtaken China as the most populous country in the world, but it doesn't seem to be happy about it. From the outside, India's demographic boom looks great, as experts are talking about how India can benefit from a large, growing, and overwhelmingly young population. Exactly what some of the most advanced economies like Japan or South Korea are desperately missing. But inside India, the situation looks very different. The population boom is seen as a major problem, and the government has been actually trying to quietly slow it down as much as possible. तो देखा आपने किस तरीके से ना सिर्फ पूरे विश्व में बल्कि हमारे भारत में भी पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहा है। इस पॉपुलेशन के एक्सप्लोजन की वजह से हमारी प्रेजेंट और हमारी फ्यूचर लाइफ भी अफेक्ट हो रही है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कॉन्सिक्वेंसेस को और उनके कॉम्प्लिकेशन को हमें अपनी सोसाइटी में भी पूरी तरीके से फैलाना चाहिए। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम इन फिजिक्स है, और इस वीडियो के अंदर हम ये जानते हैं कि पॉपुलेशन जो ये एक्सप्लोड होती जा रही है दिन पर दिन, किस तरीके से इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल करने के लिए हमें अपनी सोसाइटी में जितने भी रिप्रोड्यूसिंग एज में इंडिविजुअल हैं या जो भी मैरिड कपल हैं, उनके अंदर बढ़ती जनसंख्या के दुष्प्रभाव, उनके बैड इफेक्ट्स के बारे में उनको समझाना चाहिए और उन्हें यह बताना चाहिए कि जिस रेट से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उसके क्या बुरे प्रभाव हमारी प्रेजेंट लाइफ पे और हमारे आने वाली लाइफ पे पड़ सकती है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कंट्रोल में हम उन्हें बर्थ कंट्रोल मेथड्स के बारे में समझा सकते हैं, और अगर हम बर्थ कंट्रोल की डेफिनेशन देखें तो द रेगुलेशन ऑफ कॉन्सेप्शन बाय प्रिवेंटिव मेथड और डिवाइसेस टू लिमिट द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड बर्थ कंट्रोल। मतलब बर्थ कंट्रोल एक ऐसा मेथड है जिसमें हम कॉन्सेप्शन को रेगुलेट कर सकते हैं। कंसेप्शन का मतलब होता है प्रेगनेंसी। मतलब बर्थ कंट्रोल में जो है हम अपनी प्रेगनेंसी को रेगुलेट कर रहे हैं, प्रेगनेंसी को कंट्रोल कर रहे हैं बाय प्रिवेंटिव मेथड, कुछ तरीकों से या कुछ डिवाइसेस, कुछ टूल्स का इस्तेमाल करके, ताकि हम नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, मतलब कि जो इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन मेथड से प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी क्वांटिटी को लिमिट कर सकें और अपनी इस बढ़ती जनसंख्या को स्टेबल कर सके, ताकि इसका रेट जो है वो और ज्यादा इंक्रीज ना हो। अगर हम बात करें बर्थ कंट्रोल के बारे में तो आप देखिए, बर्थ कंट्रोल में जो ये प्रिवेंटिव मेथड्स हैं या जो डिवाइसेस हैं जिनसे हम बर्थ कंट्रोल कर रहे हैं, इनको हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स या कॉन्ट्रासेप्शन के नाम से जानते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन, मैंने आपको बताया, कॉन्सेप्शन का मतलब ही होता है फर्टिलाइजेशन। एम्ब्रियो जब इंप्लांट होता है तो बेसिकली जो है उसको हम कॉन्सेप्शन कह रहे हैं, मतलब कि फीमेल बॉडी जो एम्ब्रियो को कंसीव कर रही है। कॉन्ट्रासेप्शन से मतलब है कि हम एम्ब्रियो का इंप्लांट ही ना होने दे या हम फर्टिलाइजेशन ही ना होने दे। तो आप देखिए, कॉन्ट्रासेप्शन जो है बेसिकली वो मेथड्स हैं जो कि जनरली फर्टिलाइजेशन को या एम्ब्रियो के इंप्लांट होने को जो है वो रोकता है। अगर इसकी डेफिनेशन को हम देखें तो द बर्थ कंट्रोल मेथड्स विच हेल्प्स इन प्रिवेंशन ऑफ फर्टिलाइजेशन आर कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्शन। मतलब कि बर्थ कंट्रोल के वो तरीके जो कि फर्टिलाइजेशन को रोकते हैं उनको जो है हम कॉन्ट्रासेप्शन के नाम से जानते हैं। अगर हम कॉन्ट्रासेप्शन के मोड ऑफ एक्शन की बात करें कि किस तरीके से कॉन्ट्रासेप्शन जो है बर्थ कंट्रोल में हेल्प करते हैं या फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करते हैं या एम्ब्रियो के इंप्लांट को प्रिवेंट करते हैं, तो आप देखिए जो कॉन्ट्रासेप्शन का मोड ऑफ एक्शन है वो मेजरली 3 है। मतलब कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हमारी बॉडी में 3 मेजर वेज में एक्ट करता है। वो कौन से तरीके हैं? सबसे पहला है प्रिवेंटिंग स्पर्म मोटिलिटी। कॉन्ट्रासेप्टिव जो डिवाइस होते हैं या जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं, सबसे पहले तो वो हमारी बॉडी के अंदर आए हुए स्पर्म की मोटिलिटी को प्रिवेंट करते हैं। मतलब कि स्पर्म जो मोशन कर रहा है उसकी मोशन को स्टॉप कर देते हैं, कम कर देते हैं, या फिर जो है बिल्कुल उसको बंद ही कर देते हैं। सेकेंड तरीका जो है प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन। मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है वो एग के रिलीज होने की जो प्रोसेस होती है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पे होती है, जिसको ओव्यूलेशन कहते हैं, तो ओव्यूलेशन को भी प्रिवेंट करता है कौन? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड या कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्रिवेंटिंग इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। मतलब कि जो एम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन से बना है उसके इम्प्लांटेशन को भी ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो होते हैं ये प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, ताकि जो है एम्ब्रियो इम्प्लांट ही ना हो। एम्ब्रियो अगर इम्प्लांट नहीं होगा
तो आपके इंडिविजुअल का जो है वो बर्थ नहीं होगा। तो आइए हम ये समझते हैं कि कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स क्या हैं, वो कौन से तरीके हैं जिनसे हम फर्टिलाइजेशन को या एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन को रोक सकते हैं। जनरली कॉन्ट्रासेप्शन के दो मेथड है, एक जिनको हम टेम्परेरी मेथड कहते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं, और दूसरा जिनको हम परमानेंट मेथड कहते हैं जो हमारी बॉडी को या इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को परमानेंटली स्टेराइल बना देते हैं, मतलब कि वो फर्टिलाइज जो है वो नहीं कर पाते। अगर हम टेम्परेरी मेथड के अंदर देखें तो टेम्परेरी मेथड में भी जो है हमारे पास फर्दर कैटेगरीज है, जिनमें नेचुरल मेथड होता है, बैरियर मेथड है, फिजियोलॉजिकल जिसको हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स भी कहते हैं जिनमें पिल्स आती हैं, गोलियां आती हैं, और अगर हम नेक्स्ट बात करें तो इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स की मदद से भी हम ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्शन जो है वो इंड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम परमानेंट मेथड की बात करें तो परमानेंट मेथड के अंदर जो है हम सर्जिकल मेथड को देखते हैं, मतलब सर्जरी की हेल्प से हम बॉडी के अंदर ऐसे चेंजेस इंड्यूस करते हैं जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिज्म होता है वो स्टेराइल हो जाता है, मतलब कि वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता। कॉपुलेशन इंटरकोर्स वो कर सकता है, लेकिन जो उनके गैमेट जो होंगे वो आपस में फ्यूज नहीं हो पाएंगे, फर्टिलाइज नहीं हो पाएंगे। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में सबसे पहले हम नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में बात करते हैं जो कि टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्शन जो है हमारी बॉडी में इंड्यूस करते हैं। नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की अगर हम बात करें तो जनरली इसके अंदर हम तीन वेज जो हैं, तीन मेथड जो है हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पीरियोडिक एब्सिस्टेंस के बारे में। देखिए इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में या इस पर्टिकुलर वे के अंदर जो है जो मैरिड कपल्स होते हैं और खासकर जो मेल पार्टनर होता है उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि उसकी फीमेल पार्टनर की जो मेंसेस हैं वो कब आते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज कब होती है, ब्लीडिंग फेज जो है वो कब होता है, ये सारी चीजें जो है बेसिकली मेल पार्टनर को अपनी फीमेल पार्टनर के बारे में जो है वो पता होना चाहिए, तभी ये मेथड जो है वो इफेक्टिव हो सकता है। पीरियोडिक एब्सिस्टेंस के अंदर जनरली देखा क्या जाता है कि जो आपका मेल पार्टनर है या जो मैरिड कपल्स हैं उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10th to 17th डे के बीच में जो है इस दौरान जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से बचना चाहिए। अगर इसको हम देखें तो इन दिस मेथड द कपल अवॉइड इंटरकोर्स ड्यूरिंग 10th to 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। पीरियोडिक एब्सिस्टेंस के इस मेथड में जो मैरिड कपल होते हैं उनको यह ध्यान रखना चाहिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10th to 17th डे के दौरान जो है इंटरकोर्स नहीं करना है। क्यों? ये आइडिया जो है बेसिकली इस बात से रिलेटेड है। देखिए आप अगर 10th to 17th डे को देखें तो बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये वो पीरियड है जब ओव्यूलेशन के चांसेस जो हैं वो मैक्सिमम होते हैं। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ये बात हमें पता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पे जो है ओव्यूलेशन होता है, मतलब एग रिलीज होता है। और अगर हम देखें एग का जो सर्वाइवल का चांस होता है, मतलब बॉडी में जो एग है वो 2 to 3 डेज जो है हार्डली प्रेजेंट होता है, उसके बाद जो है वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर हम स्पर्म की बात करें तो स्पर्म भी जो होता है फीमेल बॉडी के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 डेज जो है, मैक्सिमम 3 डेज जो है वो सर्वाइव करता है। इसके बाद जो है वो भी फीमेल बॉडी के अंदर जो है डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो ये जो है बेसिकली 1 वीक का टाइम जो है हमें ध्यान रखना चाहिए कि 10th to 17th डे मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 से लेकर 17वें दिन तक, मतलब पूरे 1 वीक जो है कपल्स को जो है इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए, सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही वो दिन है जिसमें कि फीमेल बॉडी के अंदर जो है एग्स प्रेजेंट है और जो आपके स्पर्म है वो बिल्कुल प्रॉन होते हैं, मतलब कि उनके मतलब प्रॉपर चांसेस होते हैं कि वो फर्टिलाइजेशन कर पाएंगे। मैंने आपको बताया कि पीरियोडिक एब्सिस्टेंस इस मेथड को इफेक्टिवली जो है अप्लाई करने के लिए जो कपल हैं उनको अपनी फीमेल पार्टनर की जो है बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पता होना चाहिए, तभी वो ये जान पाएंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का 10th to 17th डे जो है वो कौन सा है और इस दौरान जो है हमें इंटरकोर्स नहीं करना है। नेचुरल मेथड में अगर हम नेक्स्ट मेथड की बात करें तो इसको हम कहते हैं विड्रॉल मेथड। जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है विड्रॉ मतलब कि कोई चीज निकाली जा रही है। अब आप देखें ये बात हम जानते हैं कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो
मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो होता है, जो पेनिस होता है, वो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी कि वेजाइना के अंदर इंसर्ट किया जाता है और उसी इंसर्शन के दौरान जो है मेल बॉडी इजैकुलेट करती है, मतलब सीमन जो है वो पेनिस से बाहर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट वेजाइना के अंदर आता है। अब आप देखें कि जब सीमन जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट वेजाइना के अंदर जाता है तो वहीं से स्पर्म जो है वो ट्रेवल करके फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं और वहां पे प्रेजेंट एग के साथ फर्टिलाइजेशन करते हैं। लेकिन अगर हम इंटरकोर्स के दौरान अपने पेनिस को जो है इजैकुलेशन से जस्ट पहले ही बाहर निकाल दें तो जो सीमन बाहर आएगा, मतलब कि जो सीमन का इजैकुलेशन होगा वो वेजाइनल ट्रैक्ट में नहीं होगा, वो बाहर होगा, जिसकी वजह से जो स्पर्म होंगे वो वेजाइनल ट्रैक्ट में नहीं जाएंगे और फर्टिलाइजेशन जो है वो प्रिवेंट हो जाएगी। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है, ये आइडिया बिल्कुल गलत है। ऐसा क्यों? ये बात हम जानते हैं कि हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देयर इज अ ग्लैंड कॉल्ड कॉपर्स ग्लैंड व्हिच इज आल्सो नोन एज बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड जो है उसका काम ये होता है कि ये सीमन के यूरेथ्रा में आने से पहले ही पूरे यूरेथ्रल जो कैविटी होती है इंटरनली उसके ऊपर म्यूकस की एक कोटिंग कर देती है, जिसकी वजह से यूरेथ्रा का जो पीएच होता है वो नॉर्मलाइज हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। इस कॉपर ग्लैंड की म्यूकस सेक्रीशन के साथ ही कुछ स्पर्म्स भी जो होते हैं वो यूरेथ्रल कैविटी में सीमन के आने से पहले आ जाते हैं और वेजाइनल कैविटी में जो है ये चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो फर्टिलाइजेशन के चांसेस होते हैं वो इजैकुलेशन से पहले भी उतने ही बने रहते हैं जितना इजैकुलेशन के बाद रहते हैं। इसीलिए जो है ये आइडिया इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है कि हम इंटरकोर्स में जो है पेनिस को जो है विड्रॉ कर ले और हमें पता चल जाए कि जो है फर्टिलाइजेशन तो हुआ ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, कॉपर ग्लैंड ने खेल पहले कर दिया है। अगर हम बात करें नेचुरल मेथड में थर्ड मेथड की, तो आप देखें थर्ड मेथड जो है इसको हम लैक्टेशनल एमनोरिया के नाम से जानते हैं। अगर हम लैक्टेशन पीरियड को समझें, लैक्टेशन पीरियड को समझें तो ये बात हमें पता है लैक्टेशन पीरियड जो होता है जनरली वो टाइम पीरियड है जो कि पार्चुरेशन यानी डिलीवरी के बाद आता है। तो अगर हम देखें पार्चुरेशन के नेक्स्ट जो 6 to 8 मंथ्स होते हैं इसको हम लैक्टेशनल पीरियड के नाम से जानते हैं। लैक्टेशनल पीरियड में जो है दो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज जो है, दो मेजर एक्टिविटीज जो है वो फीमेल बॉडी के अंदर जनरली कंसीडर की जाती है। लैक्टेशनल पीरियड के दौरान ही, क्योंकि हमारी बॉडी में देखिए लैक्टेशन पीरियड जो है पार्चुरेशन से शुरू हुआ है, डिलीवरी से शुरू हुआ है और पार्चुरेशन के लिए जो मेजर जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो कौन होता है? तो पार्चुरेशन के लिए जो मेजर हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है हमारे यूट्रस की बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, जिसकी वजह से जो फीटस होता है वो बाहर इजेक्ट हो जाता है। तो आप देखें कि पार्चुरेशन के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे ही हमारे ब्लड में जो है, फीमेल ब्लड में जो है जो ऑक्सीटोसिन की क्वांटिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये जो होता है बेसिकली मतलब पार्चुरेशन के नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स जो है वो बेसिकली क्या करता है, आपके एंडोमेट्रियम को जो है वो बनने ही नहीं देता। एंडोमेट्रियम अगर बनेगा नहीं तो उसमें इम्प्लांट भी नहीं होगा, ठीक है, जिसकी वजह से जो है आप देखें कि लैक्टेशन पीरियड में जो है इस पर्टिकुलर एक्टिविटी की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं चलती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर नहीं चलेगी तो इसका मतलब कि एग भी रिलीज नहीं होगा। एग अगर रिलीज नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन के भी कोई चांसेस नहीं होते हैं। तो जनरली हमें ये पता होना चाहिए कि लैक्टेशन पीरियड में जो है फर्टिलाइजेशन जो है वो नहीं होती है। इंटरकोर्स कंप्लीटली सेफ है, चाहे आप बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के, बैरियर मेथड अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, अगर बिना बैरियर के भी आप सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं या इंटरकोर्स कर रहे हैं तो उस दौरान भी जो है आपके फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि बॉडी में एग ही प्रेजेंट नहीं है। इसके अलावा लैक्टेशन पीरियड का एक सिग्निफिकेंस ये भी है कि इंक्रीज ऑक्सीटोसिन जो कॉन्सेंट्रेशन है हमारे ब्लड में, इसकी वजह से जो हमारे मेमोरी ग्लैंड होते हैं, फीमेल मेमोरी ग्लैंड जो होते हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट होते रहते हैं, उनके अंदर जो है कंस्ट्रिक्शन बनी रहती है, जिसकी वजह से जो भी उनके अंदर मिल्क प्रोड्यूस होता है वो बाहर की तरफ जो है इजेक्ट हो जाता है। तो नेचुरल मेथड के अंदर जो है जनरली हम इन तीन मेथड्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, जिसमें हमें जो है ये पता होना चाहिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है बेसिकली उसका टाइम पीरियड क्या है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10th to 17th डे में जो है कपल को जो है क्या करना चाहिए, इंटरकोर्स से बचना चाहिए, क्योंकि ये जो है सबसे प्रॉन टाइम होता है ओव्यूलेशन का और इस पीरियड में जो है फर्टिलाइजेशन के प्रॉपर चांसेस होते हैं।
इसके बाद अगर हम बात करें सेकंड मेथड, हमने देखा विड्रॉल मेथड, जिसमें हम इंटरकोर्स के दौरान ही जो है क्या करते हैं, जो पेनिस होता है उसको वेजाइनल कैविटी से बाहर निकाल लेते हैं और बाहर जो है इजैकुलेट कर देते हैं। लेकिन इस मेथड का फेलियर है। फेलियर किसकी वजह से आया? फेलियर आया कॉपर ग्लैंड की वजह से, जिसको बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड कह रहे हैं। ये जो कॉपर ग्लैंड है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ये बेसिकली क्या करता है, अपनी सेक्रीशन में यूरेथ्रा की जो पीएच है इसको तो नॉर्मलाइज कर देता है, साथ साथ कुछ स्पर्मेटोजोआ को भी वेजाइनल कैविटी के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देता है, जिसमें कि इजैकुलेशन से पहले ही जो है फर्टिलाइजेशन के चांसेस बने रहते हैं। इसके बाद हमने लैक्टेशनल एमनोरिया देखा। लैक्टेशनल एमनोरिया के अंदर, एमनोरिया का मतलब ही होता है कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो लैक्टेशनल पीरियड के दौरान जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है ड्यू टू सेवरल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मोन्स। हमने देखा कि ऑक्सीटोसिन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और जितने भी आपके हार्मोन होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल जो होते हैं, जैसे FSH, LH, ये सारे हार्मोन जो हैं ये इनकी क्वांटिटी कम रहती है, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपर हो नहीं पाती, तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस ही नहीं है, क्योंकि ओव्यूलेशन ही नहीं हुआ, एग प्रोड्यूस नहीं हुआ। तो ये भी जो है आप देखिए लैक्टेशनल एमनोरिया जो है ये बेसिकली कंप्लीटली सेफ मेथड है। ये मतलब इस दौरान जो है अगर आप अनसेफ सेक्स भी परफॉर्म करते हैं तो उस टाइम पे भी जो है फर्टिलाइजेशन के कोई चांसेस नहीं होते हैं। टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड में नेक्स्ट जो मेथड है उसको हम कहते हैं बैरियर मेथड। देखिए बैरियर मेथड अपने आप में ही इंट्रोड्यूस कर रहा है। बैरियर मेथड के अंदर हम जो भी हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जैसे कि अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें पेनिस, या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें हम वेजाइना या सर्वाइकल जो कैनाल है, तो बेसिकली वहाँ पे एक बैरियर जो है हम इंसर्ट कर देते हैं ताकि जो सीमन है वो उस बैरियर को क्रॉस करके और जो आपका रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो है मेनली वहाँ तक जो है पहुँचे ही ना, फेलोपियन ट्यूब तक जो है सीमन पहुँचे ही ना, स्पर्म पहुँचे ही ना, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगी। बैरियर जो होते हैं जनरली दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं आपके मेल बैरियर, ठीक है, और जो सेकंड होते हैं उनको हम कहते हैं फीमेल बैरियर्स। मेल बैरियर में जो सबसे कॉमन है उसको हम कहते हैं कॉन्डोम्स। देखिए कॉन्डम की जो है बेसिकली यहाँ पे हमारे पास एक पिक्चर भी है और इस तरीके से हम देख सकते हैं। ये जो है बेसिकली एक लेटेक्स की, लेटेक्स सिमिलर होता है रबर जैसा, ठीक है, लेटेक्स जो है एक मटेरियल है विच इज सिमिलर टू रबर, ठीक है, और ये जो है बेसिकली लेटेक्स की एक थिन शीट होती है, एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कॉन्डोम्स के नाम से भी जानते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल पेनिस के जैसा ही जो है सिमिलर है। इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो बिल्कुल पेनिस के जैसा ही है और इस पर्टिकुलर डिवाइस को जो है हम पेनिस के ऊपर वियर करते हैं, पेनिस के ऊपर इसको पहना जाता है ड्यूरिंग द इंटरकोर्स। और इंटरकोर्स के दौरान अगर हम कॉन्डम्स का इस्तेमाल करें, कॉन्डम्स को अगर यूज करें तो आप देखिए बेसिकली हम जानते हैं कि इंटरकोर्स में जो है पेनिस जो है वो वेजाइनल कैविटी के अंदर इंसर्ट होता है। अगर पेनिस के ऊपर ये प्रोटेक्टिव बैरियर है तो इंटरकोर्स के दौरान भी अगर मैन वेजाइनल कैविटी के अंदर इजैकुलेट करता है तो ड्यू टू दिस बैरियर जो सीमन होगा आपका वो इसको क्रॉस करके आगे नहीं जा पाएगा, यानी कि वो वेजाइनल ट्रैक के अंदर आगे ट्रेवल नहीं करेगा, तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस भी जो है वो कंप्लीटली स्टॉप हो जाएंगे, मतलब कम हो जाते हैं। जनरली जो ये कॉन्डम्स होते हैं ये सबसे इफेक्टिव है। अगर हम बैरियर में देखें तो मोस्ट इफेक्टिव जो मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का ये कॉन्डम्स ही होते हैं। 90% चांसेस जो होते हैं फर्टिलाइजेशन के इससे जो है वो रुक जाते हैं, प्रिवेंट हो जाते हैं। कुछ 1-8% चांसेस तो देखे वो तो सब भगवान के हाथ होता है, जो होना है वो तो हो ही रहेगा, ठीक है, चाहे आप बैरियर लगा दो चाहे कुछ भी लगा दो आप, अगर किसी को धरती पे आना है तो उसको कोई नहीं रोक सकता, बट स्टिल हम अपनी तरफ से तो जो है 100% प्रयास कर ही सकते हैं। तो इसमें जो है बेसिकली कॉन्डम्स जो है ये आपके एक इफेक्टिव रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें फीमेल डिवाइसेस के बारे में, फीमेल बैरियर्स के बारे में, तो आप देखिए फीमेल बैरियर के अंदर जो है जनरली हम डायफ्राम, वॉल्ड कैप या सर्वाइकल कैप को जो है इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर इसको हम देखें तो आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है बेसिकली ये भी जो होते हैं आपके लेटेक्स रबर के ही बने जो है डिवाइसेस होते हैं, अलग अलग शेप के देख सकते हैं आप। ये जो है आपकी वॉल्ड कैप है, ठीक है, ये जो है इसके बाद ये आपकी सर्वाइकल कैप है, ठीक है, सर्वाइकल कैप, और ये जो है आपकी डायफ्राम है। जनरली ये जो आपके डिवाइसेस होते हैं, ये जो आपके फीमेल बैरियर्स जो हैं, ये आपके सर्वाइकल रीजन यानी फीमेल बॉडी के सर्वाइकल पार्ट में जो है इंसर्ट किए जाते हैं। देखिए डायग्राम में हम देख भी सकते हैं
कि ये जो वॉल्ड कैप जो है ये किस तरीके से यूजर की मदद से ही जो है ये सर्वाइकल कैविटी के अंदर क्या किया जा रहा है, इंसर्ट किया जा रहा है। सर्वाइकल कैविटी में जब इसको हम लगा देते हैं, आप देख सकते हैं ये जो इसका एंड है ये ब्लंट एंड है, मतलब बंद है ये। और अगर इन केस अगर पेनिस इस तरीके से इंसर्ट भी होता है, तो पेनिस अगर इंसर्ट होगा और वो इजैकुलेट करेगा तो इस बैरियर की वजह से जो है वो इस तरह देख सकते हैं आप कि वो आगे नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन भी जो है वो प्रिवेंट हो जाएगी। तो जनरली बैरियर मेथड के अंदर जो है हम कॉन्डम्स या फिर डायाफ्राम वॉल्ड कैप या सर्वाइकल कैप को जो है देखते हैं, जो कि जो जेनिटिलिया होता है, एक्सटर्नल जेनिटिलिया जो होता है, चाहे अगर हम मेल की बात करें, जो कि मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया पेनिस को प्रिवेंट करने के लिए कौन है, आपका कॉन्डम है। और अगर हम बात करें फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया के बारे में या फीमेल जेनाइटल ऑर्गन के बारे में, सर्विक्स इज नॉट एक्सटर्नल जेनिटिलिया, तो जो आपकी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसमें जो है हम इंसर्ट करते हैं जो बैरियर है, उनको हम डायाफ्राम वॉल्ड कैप या सर्वाइकल कैप के नाम से जानते हैं। इसमें एक बात आपको याद रखनी है, क्या आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जितने भी ये आपके डायाफ्राम वॉल्ड कैप या सर्वाइकल कैप होते हैं, जनरली इनकी इनर साइड पे जो है, मतलब इनकी जो सरफेस होती है बेसिकली उस पे हम स्पर्मीसाइड को जो है, सबसे पहले स्पर्मीसाइड को जो है हम अप्लाई करते हैं। स्पर्मीसाइड बेसिकली ऐसे केमिकल होते हैं जो कि स्पर्म्स को जो है क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। तो सबसे पहले जो है इनके ऊपर स्पर्मीसाइड का लोशन या स्प्रे या जेल कुछ इस तरीके से अप्लाई किया जाता है, एंड देन उसके बाद जो है इसको सर्वाइकल कैविटी में जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, ताकि स्पर्म अगर आए भी तो स्पर्मीसाइड की एक्टिविटी की वजह से जो है वो किल हो जाए। किसी कारणवश अगर कोई योद्धा स्पर्म बच गया तो वो जो है बैरियर की वजह से आगे जा ही नहीं पाएगा। बैरियर्स में ही नेक्स्ट जो बैरियर आता है उसको हम कहते हैं आईयूडी। आईयूडी स्टैंड्स फॉर इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेस, मतलब ये ऐसे टूल्स हैं, ऐसे डिवाइसेस हैं जिनको हम यूट्रस के अंदर इंसर्ट करते हैं ताकि हम फर्टिलाइजेशन से या इम्प्लांटेशन से बच सकें। अगर हम बात करें आईयूडी डिवाइसेस के बारे में, इंट्रायूट्रीन डिवाइसेस के बारे में, तो जनरली इनके फंक्शन के बेस पे जो है हमने इनको कैटेगराइज किया हुआ है। जैसे अगर हम बात करें सबसे पहले नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज जो होते हैं, इनके एग्जांपल है लिप्स लूप, ठीक है, ये आपका जो है नॉन मेडिकेटेड आईयूडी है। वहीं अगर हम बात करें सेकेंड और थर्ड कैटेगरी के आईयूडी की, विच इज कॉपर रिलीजिंग एंड हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज आर द most commonly used intrauterine devices by females to prevent fertilization or to prevent implantation। अगर हम कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज के बारे में जानें तो जैसा कि हमें इनके नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज जो है बेसिकली जो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो है वहाँ पे ये क्या करते हैं, कॉपर आयंस को रिलीज करते हैं, और कॉपर आयन के रिलीज की वजह से जब कभी भी स्पर्म आता है, जब मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में अगर स्पर्म आएगा, तो क्योंकि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ऑलरेडी जो है कॉपर आयंस प्रेजेंट है, इनकी वजह से दो इफेक्ट होगा। क्या, कॉपर आयंस की वजह से स्पर्म पे दो इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहली चीज तो इसकी जो मोटिलिटी होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है, स्पर्म की मोटिलिटी कम हो जाएगी। इसके अलावा कॉपर आयंस जो होते हैं ये स्पर्म की फैगोसाइटोसिस को भी जो है बेसिकली इंक्रीज कर देते हैं, मतलब कि स्पर्म की डिस्ट्रक्शन को जो है ये इंक्रीज कर देते हैं। तो जनरली कॉपर आयन जो होते हैं जो कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट हैं, देखिए आप देख सकते हैं कि कॉपर रिलीजिंग डिवाइस में जो है जो सबसे कॉमन जो हम यूज़ करते हैं उसको नाम दिया जाता है कॉपर टी, ठीक है। टी जो है बेसिकली इसका स्ट्रक्चर है और कॉपर जो है ये इसकी फंक्शन है कि ये जो डिवाइस है बेसिकली कॉपर रिलीजिंग होता है और टी इसका जो है बेसिकली शेप होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इजीली कि ये जो है बेसिकली आपका इस तरीके से, देखिए कॉपर टी है, ठीक है, इसमें जो है इस तरीके से कॉपर की जो है कॉइल होती है, कॉपर की वाइंडिंग होती है ना, और हमने जो है इसको वेजाइनल कैविटी से जो है इस तरीके से हमने यूट्रस में इंसर्ट कर दिया, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेस, ठीक है। अगर हम बात करें थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, जैसे आप देखिए कि इस तरीके से, ठीक है, देखिए आप
जैसे अगर हम देखें तो ये जो है बेसिकली इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस में कॉपर टी के बारे में है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये जो कॉपर टी है किस तरीके से ये आपकी यूट्रस कैविटी, फीमेल यूट्रस कैविटी में जो है ये इंसर्टेड है, ठीक है। और यहाँ पे हम देखें तो इसके स्ट्रक्चर में इस तरीके से कॉपर की जो है कॉइल्स जो है ये प्रेजेंट है, जो कि इस रिप्रोडक्टिव ट्रैक में क्या करेगी, कॉपर आयंस को रिलीज करेगी। हमने अभी ये समझा कि कॉपर आयन जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देते हैं और उनकी फैगोसाइटिक एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं, ताकि वो जो है डिस्ट्रॉय कर दिए जाएं हमारे लिम्फोसाइट्स की मदद से, ठीक है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें किसके बारे में, अगर हम बात करें हार्मोन रिलीजिंग डिवाइसेस के बारे में, तो आप देख सकते हैं ये जो है आपका हार्मोन रिलीजिंग डिवाइस है जिसको हम LNG के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब आप देखें ये भी जो है टी शेप का ही है और इस तरीके से क्या होता है, ये हमारे फीमेल यूट्रस में जो है उसको इंसर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। ये जो है बेसिकली क्या करते हैं, हम यूट्रस जो कैविटी है उसके अंदर ऐसे हार्मोन रिलीज करते हैं जो कि मैं बताता हूँ अभी फॉलोइंग जो है इफेक्ट्स क्रिएट करते हैं फीमेल बॉडी में। कैसे, पहले इसका स्ट्रक्चर देखिए। आप देख सकते हैं आप यहाँ पे कि ये जो है पार्ट, इसको हम कहते हैं स्टेरॉयड रिजर्वॉयर, मतलब ये जो है बेसिकली छोटा सा एक चेंबर है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, जिसके अंदर प्रेजेंट है हॉर्मोन्स, ठीक है। और जब इस डिवाइस को हम इंड्यूस करते हैं, मतलब कि जब इस डिवाइस को जो है हम यूट्रस में लगा देते हैं, तो वहां जाने के बाद जो है इस रिजर्वायर से जो है कॉन्टिन्यूसली थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में जो है बेसिकली हॉर्मोन्स निकलते रहते हैं और ये जो है दो इफेक्ट डालते हैं। पहला तो ये अगेन स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देते हैं, जो सर्विक्स है और जो यूट्रस है इसको हॉस्टाइल बना देते हैं। हॉस्टाइल का मतलब कि इनके अंदर ऐसे चेंजेस कर देते हैं जिसकी वजह से ना तो सर्विक्स स्पर्म को कंसीव कर पाता है, स्पर्म को रिसीव नहीं कर पाता, और इसके बाद यूट्रस को भी ये हॉस्टाइल बना देते हैं, मतलब कि यूट्रस के अंदर भी ऐसे चेंजेस कर देते हैं जिसकी वजह से एम्ब्रियो इम्प्लांट ना हो। एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन के लिए जो है यूट्रस को हॉस्टाइल बना देते हैं, इसके साथ साथ स्पर्म के रिसेप्शन के लिए सर्विक्स को ये जो है हॉस्टाइल बना देते हैं। कौन, ये आपके हार्मोन रिलीजिंग जो IUDs होते हैं, ठीक है। यानी कि जो ये इंट्रायूट्रीन डिवाइस होते हैं बेसिकली, एक तो ये हो गए आपके कॉपर रिलीजिंग, इसके अलावा अगर हम बात करें तो हार्मोन रिलीजिंग, ठीक है। कॉपर रिलीजिंग जो होते हैं बेसिकली क्या करते हैं, आपकी सर्वाइकल जो कैविटी होती है, जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है, उसके अंदर कॉपर की एक्टिविटी को, कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है वो कम हो जाती है। इसके अलावा स्पर्म की जो फैगोसाइटिक एक्टिविटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, मतलब स्पर्म डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें हार्मोन रिलीजिंग डिवाइस के बारे में, हार्मोन रिलीजिंग डिवाइस में नाम आता है, उसको हम कहते हैं LNG-20, ठीक है। ये जो है आपके NCERT में हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्रीन डिवाइस है, ठीक है। हमने इसका स्ट्रक्चर देखा किस तरीके से इसको भी जो है यूट्रस के अंदर इंसर्ट किया जाता है और टाइम टू टाइम जो है ये अपने अंदर से हार्मोन रिलीज करते रहता है, जो कि यूट्रस और सर्वाइकल या वेजाइनल कैविटी को हॉस्टाइल कर देता है, मतलब कि उसको नॉन रिसेप्टिव बना देता है, ठीक है। वेजाइनल और सर्विक्स कैविटी जो है वो स्पर्म के लिए नॉन रिसेप्टिव हो जाती है और जो यूट्रस है वो एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन के लिए नॉन रिसेप्टिव हो जाता है। टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्शन में नेक्स्ट जो मेथड आता है उसको हम कहते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की अगर हम बात करें तो इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, मतलब किस तरीके से ये हमारी बॉडी में जाता है, तो जनरली इसका जो है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। मतलब कि इसको जो है हम माउथ के थ्रू जो है इन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस को जो है हम इनटेक करते हैं, ठीक है। और ये कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट रहती है, तो प्रेजेंट इन टैबलेट फॉर्म, ठीक है। मतलब गोलियों के रूप में जो है ये प्रेजेंट होती हैं और इनको जो है हम माउथ के थ्रू जो है अपनी बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं, ठीक है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो हैं ये क्या करती हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती हैं ये जनरली हार्मोन्स का कॉम्बिनेशन होती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें ये क्या होती हैं, हार्मोन्स का कॉम्बिनेशन होती हैं। कौन से हार्मोन्स, तो इनके अंदर जो है जनरली प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन जो है हार्मोन प्रेजेंट रहते हैं। और क्या एक्टिविटी है इनकी, तो बेसिकली ये जो आपकी ओरल पिल्स होती हैं ये अगेन आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जो है हॉस्टाइल बना देती हैं, नॉन रिसेप्टिव बना देती हैं, जिसकी वजह से एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन नहीं होता है और जो है रिप्रोडक्शन से जो है हम बच सकते हैं।
देखिए आप, अगर हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में बात करें तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के जो है बेसिकली इसके कुछ मतलब पॉजिटिव यूजेस भी हैं। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल अगर कहीं रेप एक्टिविटी हुई हो, इमरजेंसी केस कंसिडर किया जाता है इसमें, तो जो भी रेप विक्टिम होती है उसको हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दे के जो है उसका इम्प्लांटेशन इमीडिएटली जो है वो टर्मिनेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी सोसाइटी में अगर हम देखें तो विमेंस में ये बहुत ही कॉमनली यूज करे जाने वाला कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है जो उनका इम्प्लांटेशन के चांसेस जो होते हैं हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, उनकी बॉडी में इम्प्लांट नहीं हो पाता है और वो जो है रिप्रोडक्शन से बच जाते हैं। आप देखिए आपकी बुक में जो है CDRI के बारे में एक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। CDRI स्टैंड्स फॉर सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये जो है बेसिकली एक इंस्टीट्यूट है, एक संस्थान है जो कि यूपी लखनऊ में प्रेजेंट है और ये जो है बेसिकली रिप्रोडक्टिव एरिया के अंदर जो है अलग अलग टाइप के या जितनी भी ड्रग्स जो होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ या चेंजेस इंड्यूस कर देती हैं, तो इसी इंस्टीट्यूट में जो है बेसिकली एक ड्रग को, एक दवाई को जो है ढूंढा गया जिसको हमने सहेली नाम दिया, ठीक है। ये जो सहेली होती है बेसिकली इसको हम वंस अ वीक पिल के नाम से भी जानते हैं, वंस अ वीक पिल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये ऐसी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, ऐसी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ये गोली है जिसको कि जो है हफ्ते में सिर्फ एक ही बार इनटेक करना होता है, कि एक ही बार लिया जाता है और ये जो है बेसिकली इम्प्लांटेशन को जो है बिल्कुल रिड्यूस कर देती है और रिप्रोडक्शन के चांसेस को कम कर देती है। इसके अलावा जो है ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है, सस्ती आती है, बाज़ार में जो है ईजिली अवेलेबल भी होती है, बजाय कि ये जो आपकी ये सबसे कॉमन जो है आई पिल, आजकल जो है यंगस्टर्स में लड़कों को बहुत पता होता है आईपीएल क्या होता है, हमें नहीं पता, हमें तो आईपीएल पता होता है जो अभी रिसेंटली खत्म हुआ। लड़कों को आईपीएल पता होता है क्योंकि ज़्यादा जो है कॉमन होता है ना उनके बीच में, फ्रेंडशिप जो है थोड़ा बॉन्ड, समझ रहे हो ना आप? ओके, तो जो है बेसिकली ये क्या है आपकी मतलब प्राइवेट कंपनीज द्वारा जो है बनाई गई ये गोली है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है। सेम यही जो है आपकी सहेली, ये जो है बेसिकली गवर्नमेंट ने जो है इसको बनाया था और ताकि जो है यूज़र फ्रेंडली है ये और इजीली मिल जाती है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है। बेसिकली हमें समझना ये है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती हैं ये आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल डिसबैलेंस कर देती हैं, जिसकी वजह से आपका यूट्रस जो होता है वो अगेन हॉस्टाइल हो जाता है, मतलब नॉन रिसेप्टिव हो जाता है, ताकि वो इम्प्लांटेशन जो है वो रोक दे। टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में हमने देखा किस तरीके से हम नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हमने सबसे पहले पीरियोडिक एब्सिस्टेंस देखा, विड्रॉल मेथड देखा, इसके अलावा हमने लैक्टेशनल नॉरिया देखा। नेक्स्ट हमने देखा बैरियर मेथड जिसमें हम कॉन्डम्स, डायफ्राम, वॉल कैप, सर्वाइकल कैप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो है हमने इंट्रायूट्रीन डिवाइसेस देखे, देन उसके बाद हमने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देखी। अब हम बात कर रहे हैं परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की। परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में जनरली हम सर्जिकल मेथड्स देखते हैं, मतलब हम जो है परमानेंट बेसिकली जो है परमानेंट चेंज जो है वो इंड्यूस कर देते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर, ताकि उसमें फर्टिलाइजेशन के कोई चांसेस ही ना हो। टेम्परेरी जो मेथड्स हमने देखे, आपने समझा होगा कि वो सारे मेथड जो हैं रिवर्सिबल है, मतलब कि उनको हम रिवर्स कर सकते हैं और ये मतलब टेम्परेरी है, मतलब कि जब तक वो यूज़ होंगे तब तक ही फर्टिलाइजेशन बचेगा, अगर इनका इस्तेमाल नहीं करें तो फर्टिलाइजेशन के कंप्लीट चांसेस हैं। लेकिन जो परमानेंट मेथड होते हैं ये ऐसे मेथड हैं जिनमें आप बैरियर्स का यूज़ करो या ना करो, मतलब कि टेम्परेरी मेथड्स का यूज़ करो चाहे नहीं, फर्टिलाइजेशन के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि इस मेथड में हमने सर्जरी की मदद से बॉडी के अंदर ऐसा चेंज कर दिया है जो कि बॉडी को कंप्लीटली क्या बना देता है, कंप्लीटली बना देता है ह्यूमन बीइंग को स्टेराइल, ठीक है। स्टेराइल ऑर्गेनिज्म वो होता है जो अनेबल टू फर्टिलाइज है, ठीक है, फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। वो फर्टिलाइज अगर नहीं करेगा तो एम्ब्रियो नहीं बनेगा, एम्ब्रियो नहीं बनेगा तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा, इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन भी जो है वो नहीं होगा। तो मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि स्टेरिलिटी का मतलब सिर्फ अनेबल टू फर्टिलाइज ही नहीं है बल्कि अनेबल टू रिप्रोड्यूस भी है, ठीक है। हालांकि अगर हम जो मेथड्स पढ़ने वाले हैं सर्जिकल मेथड में, उनमें से एक मेथड ऐसा भी है जो रिट्रैक्टेबल है, मतलब कि जिसको हम वापस से ठीक भी करवा सकते हैं, ठीक है, जिसकी मदद से हम ये कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो रिप्रोडक्शन हो सकता है। देखते हैं कैसा है।
जनरली सर्जिकल मेथड में हम ये दो मेथड्स देखते हैं, एक जिसको हम ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं और दूसरा जिसको हम वेसेक्टॉमी के नाम से जानते हैं। देखिए आप, ट्यूबेक्टॉमी का मतलब क्या है? ट्यूबेक्टॉमी, ट्यूब, कौन सी ट्यूब? तो यहाँ पे जो ट्यूब आती है उसको हम कहते हैं क्या? फैलोपियन ट्यूब। किस नाम से जानते हैं इसको हम? फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, ये जो टॉमी वर्ड है सर्जरी में, टॉमी वर्ड का जनरली मतलब होता है कट कर देना या रिमूव कर देना। ठीक है, आप देखिए जैसा कि हम इस डायग्राम में इजीली समझ पा रहे हैं कि जो ये वैसे जो ट्यूबेक्टॉमी जो ये प्रोसीजर है, इसके अंदर देखिए आप क्या, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो फैलोपियन ट्यूब का ये जो पार्ट है इसको कट कर दिया गया है एंड कट करने के बाद जो है इसको इस तरीके से टाई कर दिया गया है, एम्बोलाइज्ड कर दिया गया। एम्बोलाइजेशन का मतलब ही होता है जो ट्यूब होती है उसके ओपन एंड को बंद कर देना। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो आपकी फैलोपियन ट्यूब है सबसे पहले इसको जो है कट किया गया एंड देन उसके बाद जो है इसका एम्बोलाइजेशन कर दिया गया, मतलब कि इसको बंद कर दिया गया। जाहिर सी बात है अगर किसी भी कारणवश यहाँ से स्पर्म आया तो आगे नहीं जा पाएगा, वो आगे नहीं जाएगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये मेथड होता है। इस मेथड के बाद जो है विमेन क्या हो जाती है? कंप्लीटली स्टेराइल हो जाती है, मतलब कि वो फर्टिलाइजेशन जो है वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दिस मेथड इज कॉल्ड व्हाट? दिस मेथड इज कॉल्ड ट्यूबेक्टॉमी। हियर ट्यूब मतलब व्हाट? हियर ट्यूब का मतलब है क्या? आपका फैलोपियन ट्यूब। ये फैलोपियन ट्यूब को आपने कट करके और टाई कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट मेथड की अगर हम बात करें जो सर्जरी में आता है उसको हम क्या कहते हैं? तो ये जो मेथड है आपका इसको हम कहते हैं क्या? यहाँ पे इसको नाम दिया गया है वेसेक्टॉमी। अब अगेन जैसे ट्यूबेक्टॉमी में ट्यूब पढ़ के हमें समझ में आ रहा था क्या? फैलोपियन ट्यूब, वैसे ही वेसेक्टॉमी में वैस सुन के हमें समझ में आता है क्या? हमें समझ में आता है वास्ट डिफरेंस। और इस मेथड के अंदर जो है हम बेसिकली देख सकते हो आप यहाँ पे कि वास्ट डिफरेंस को जो है कट करके और टाई कर दिया गया। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि टेस्टिस से जो स्पर्म आ रहे हैं वो आगे जा ही नहीं पाएंगे, मतलब कि वो यूरेथ्रा में यानी जो आपकी यूरोजेनाइटल जो ट्रैक है उसमें जा ही नहीं पाएगा, तो इजैकुलेशन ही नहीं होगा। इजैकुलेशन अगर नहीं होगा फर्टिलाइजेशन का कोई चांसेस ही नहीं है, मौज ही मौज है। ठीक है, आप देखें कि ये जो वेसेक्टॉमी जो होती है जनरली ये रिट्रैक्टेबल प्रोसीजर है। ठीक है, मतलब कि इसको जो है रिट्रैक्ट किया जा सकता है, इसको जो है वापस से ठीक किया जा सकता है, मतलब कि ये जो आपका टाइट जो पार्ट है इसको हम वापस से जो है जोड़ सकते हैं। ठीक है, और जो आपका जो मेल जो ऑर्गेनिज्म है जो स्टेराइल हो गया है ये क्या हो जाता है? बेसिकली वापस से आपका फर्टिलाइजेशन के लिए एबल हो जाता है। तो ये सर्जिकल मेथड है जिसकी मदद से जो है हम क्या कर सकते हैं? ऑर्गेनिज्म को कंप्लीटली स्टेराइल बना देते हैं, मतलब कि उसको अनेबल टू फर्टिलाइज बना देते हैं ताकि वो फर्टिलाइजेशन ना परफॉर्म कर पाए और जो है वो रिप्रोडक्शन से भी बच सके। ये मेथड्स हैं जिनको हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कहते हैं, जिसमें हमने टेम्परेरी और परमानेंट मेथड देखे। इन मेथड की अवेयरनेस जो है हमें अपनी सोसाइटी में हर एक इंडिविजुअल को देनी चाहिए ताकि बर्थ कंट्रोल के मेथड उसको पता चले और जो पॉपुलेशन इतनी एक्सप्लोड होती जा रही है उसके कंट्रोल में इंडिविजुअल का योगदान भी बढ़े और हमारे देश की ही नहीं बल्कि हमारे पूरे विश्व की जनसंख्या जो है वो स्टेबल हो जाए और हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उनको हम एक अच्छा इन्वायरमेंट दे सकें, उनको एक अच्छी कंडीशंस दे सकें जीने के लिए, ताकि जो है वो भविष्य में कुछ अच्छा करें, हमारे देश का नाम रोशन करें। धन्यवाद।